हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रंगरूट। मैं हूं अंशुमा शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इमर्जेंस ऑफ एसबीआई के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आरबीआई और उसकी मॉनेटरी पॉलिसी को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरा आपको सजेशन है कि वो वीडियो आप ज़रूर देखें। और आज से इस वीडियो के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं नेशनलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ठीक है, और आज इसका हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे जिसमें हम कम्प्लीटली एसबीआई के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रीजंस ऑफ नेशनलाइजेशन। सबसे पहले नेशनलाइजेशन होता क्या है? जब कोई भी बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, अगर उसमें क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स गवर्नमेंट ले लेती है, राइट, तो उन्हें हम क्या कहते हैं कि वो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, राइट। तो इसमें क्या है, ये कहता है कि व्हाट वाज द रीज़न फॉर नेशनलाइजेशन। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि पहले देयर यूज्ड टू बी ओनली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का आपको पता है कि उनका सोलो मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो जिसकी वजह से वो क्या करते थे, ऐसे सेक्टर्स में ही आपका मनी लेंड करते थे जहाँ से उन्हें लगता है कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। जैसे कि आपके हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज़ हो गए, ठीक है, जिनसे उन्हें लगता था कि लोन भी रिटर्न हो जाएंगे और अच्छे खासे इंटरेस्ट भी जिनसे चार्ज किए जा सकते हैं और प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि उस दौरान क्या था कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं था। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है जब मासेस तक आपकी जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ है वो रीच करती है, राइट। तो उस दौरान ऐसा नहीं था। वहाँ पे ये जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ है, दिस वाज अवेलेबल फॉर सम पीपल ओनली, मतलब किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ही क्या था, इसका रीच था। तो अब अगर आपको इसको बढ़ाना था तो क्या करना पड़ता था कि इसको नेशनलाइज करना पड़ता था, क्योंकि आपका जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है आप उसका मनी नहीं डायरेक्ट कर सकते पूरी इकोनॉमी में, राइट, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। तो इसलिए बैंकिंग पे क्या था कि थोड़ा सा गवर्नमेंट का कंट्रोल होना ज़रूरी था। तो क्या हुआ, हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था जब हम आरबीआई की बात कर रहे थे कि कैसे 1934 में आरबीआई एक्ट एग्जिस्टेंस में आया और 1935 में आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ एज एन इंस्टीट्यूशन, और फिर किस तरह से 1949 में उसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। तो 1949 में जब आरबीआई का नेशनलाइज कर दिया गया, नेशनलाइजेशन, तो हमारे पास क्या था, एक सेंट्रल बैंक वॉज इन प्लेस, मतलब कि एक ऐसी बॉडी थी जो रेगुलेट कर सकती थी बैंकिंग एक्टिविटीज़ को, जो प्लान्स बनाती, स्ट्रेटजीज बनाती, और जो मनी का जो फ्लो है उसको एक डायरेक्शन देती, राइट। तो इसीलिए क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना कुछ सिलेक्टेड बैंक्स को क्या कर दिया जाए, नेशनलाइज कर दिया जाए। और इसके रीज़न क्या थे, या फिर आप कह सकते हो कि इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते थे अगर नेशनलाइजेशन कर दिया जाता। तो सबसे पहले तो नैरो रीच ऑफ बैंकिंग फैसिलिटी, जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ थी उसका जो फ़ायदा है वो सिर्फ कुछ एक लोग ही उठा पाते थे, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ब्रॉड करने के लिए कि जो ये बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं ये सेंट्रलाइज होकर ना रह जाए किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, राइट, तो इसे ब्रॉड किया जा सके, इसके लिए क्या हुआ, सबसे पहले नेशनलाइजेशन करना ज़रूरी था। साथ ही साथ गवर्नमेंट नीडेड टू डायरेक्ट द रिसोर्सेज सो दैट ग्रेटर पब्लिक बेनिफिट कुड टेक प्लेस। अब हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज़ में चेंजेस लाती है, या फिर किस तरह से आपके जो बैंक्स के लेंडिंग रेट्स हैं उन्हें कंट्रोल किया जाता है, और किस तरह से पूरी इकोनॉमी में जो आपका मनी का इन्फ्यूजन है, या फिर आप कह सकते हो कि मनी को किस तरह से विड्रॉ कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है, और इस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या किया जाता है, एक तरह से इंश्योर किया जाता है, राइट। तो क्या होता है कि आरबीआई, गवर्नमेंट, ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग स्कीम्स लाके इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए जो मनी का फ्लो है या रिसोर्सेज है जितने भी, उन्हें अपने अकॉर्डिंग डायरेक्ट कर देती है, राइट, जिस तरह से कि इकोनॉमी की डिमांड
डिमांड होती है। तो ऐसा करने के लिए क्या है कि गवर्नमेंट का रिसोर्सेज पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। और ये कब हो सकता था? जब बैंक्स पे गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। और बैंक्स पे गवर्नमेंट का कंट्रोल कब होगा? जब उन्हें नेशनलाइज कर दिया जाएगा, राइट। तो ये था इसका रीज़न। और एक और रीज़न था कि प्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी रिक्वायर अ सर्टेन डिग्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन कैपिटल जनरेटेड बाय द इकोनॉमी। अब देखिए, अगर हम बात करें आप एक फैमिली की बात करें, राइट। तो जब भी क्या होता है कि मोस्टली ऐसा होता है कि जो मनी होता है वो आपके कर्ता के पास रहता है, एंड ही डिसाइड दैट हाउ द मनी विल बी स्पेंट, कि किस तरह से खर्चा किया जाना है। तो उससे क्या होता है कि पूरा पैसों का एक बैलेंस बना रहता है, कि घर की जो इकोनॉमी है, फैमिली की जो इकोनॉमी है वो नहीं बिगड़ती, यानी कि एक फैमिली के जो आर्थिक हालात हैं वो स्टेबल बने रहते हैं। तो उसी तरह से क्या होता है, गवर्नमेंट का भी होता है। गवर्नमेंट बहुत सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ प्लान करती है, लेकिन इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है मनी का, बिकॉज विदाउट मनी दीज एक्टिविटीज़ कैन बी प्लान बट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो इनको सक्सेस बनाने के लिए क्या होता है कि आपको मनी का बहुत ज़रूरत होता है। तो इसीलिए आपका क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे, राइट। तो दीज वर द रीज़न जिसकी वजह से हमें क्या हुआ, नेशनलाइजेशन की नीड महसूस हुई, और कॉन्सिक्वेंटली हमने क्या किया, नेशनलाइजेशन किया भी। तो नेशनलाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले जो बैंक नेशनलाइज किया गया वो था एसबीआई। तो जब हम लोग आरबीआई पढ़ रहे थे तो उसी दौरान हम लोगों ने ये चीज़ें भी डिस्कस की थी कि अर्लियर स्टेजेस में अगर हम बात करें प्री इंडिपेंडेंस की, तो देयर यूज्ड टू बी 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स जो सबसे इनिशियली एस्टेब्लिश हुए थे। वो कौन कौन से थे? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, राइट। तो दीज 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स वर लेटर ऑन मर्ज्ड एंड नेम्ड एज इंपीरियल बैंक। और इंडिपेंडेंस के बाद 1955 में ये क्या बन गया, एसबीआई बैंक बन गया। चलिए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया was established in 1806। तो 1806 में इसे क्या नाम दिया गया था, बैंक ऑफ कैलकाटा, राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ था, 3 years आफ्टर दैट इट एक्वायर्ड इट्स चार्टर एंड वॉज रीडिज़ाइंड एज बैंक ऑफ बंगाल इन 1809। तो ये भी हम पहले कर चुके हैं कि पहले इट वॉज बैंक ऑफ कोलकाता, फिर ये बना आपका बैंक ऑफ बंगाल, इसे रीनेम कर दिया गया 1809 में। इट वॉज द वेरी फर्स्ट जॉइंट स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सबसे पहला जॉइंट स्टॉक बैंक था, ये एंग्लो इंडियन बैंक था, ये स्वदेशी बैंक नहीं था, इट वॉज एन एंग्लो इंडियन बैंक, राइट। और फिर उसी के साथ क्या हुआ, apart from Bank of Bengal, the Bank of Madras and the Bank of Bombay was also part of this joint stock and renamed at the center of the modern banking। ठीक है, तो these 3 banks were presidency banks। कौन कौन से? एक बैंक ऑफ बंगाल, एक बैंक ऑफ मद्रास और एक बैंक ऑफ बॉम्बे, राइट। द ट्रांसफॉर्मेशन और इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज बिकॉज ऑफ द चेंजेस एंड मॉडिफिकेशन इन द लोकल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट। तो क्या हुआ, लेटर ऑन इट बिकेम इम्पीरियल बैंक। ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो क्या हुआ, इन 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स को पहले चेंज करके इनका नाम रखा गया इम्पीरियल बैंक। और फिर क्या हुआ कि 1955 यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस जब इसको नेशनलाइज करना था तो ये बन गया एसबीआई। तो ये जो चेंजेस किए जा रहे थे ये किस वजह से किए जा रहे थे, ये जो सारा ट्रांसफॉर्मेशन या आप कह सकते हो इवोल्यूशन हुआ वो था बिकॉज ऑफ द चेंजेस। ब्रिटिश राज रहा, उसके बाद हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई, और उसके बाद क्या हुआ, एक पिछड़ी हुई इकोनॉमी जो कि 100-200 साल तक एक गुलामी में बिताने के बाद हमारी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी पिछड़ चुकी थी, तो उसे रिवाइव करने के लिए तरह तरह के चेंजेस किए गए। तो इन्हीं सब एनवायरनमेंट में क्या हुआ, ये बैंक्स भी इवॉल्व होते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसका नेशनलाइजेशन कैसे हुआ। तो सबसे पहले द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द इनेक्टमेंट ऑफ द एसबीआई एक्ट
1955, the three imperial banks operating in the past three presidency with their 466 branches, and named them the State Bank of India. The first public sector bank emerged in India. The RBI had purchased 92% of the shares in this पार्शियल नेशनलाइजेशन। तो क्या कर दिया गया कि 1955 में SBI एक्ट के अंडर क्या किया गया, इम्पीरियल बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया, ठीक है, जो कि उन्हीं तीन प्रेसिडेंसी में काम कर रही थी। और कितनी ब्रांचेस के साथ काम कर रही थी, 466, मतलब इम्पीरियल बैंक्स की 466 ब्रांचेस थी तीन प्रेसिडेंसी में, राइट। तो उसको नाम दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, हमने पिछले लेक्चर में भी बात करी थी जब हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे बैंक्स के बारे में, कि एक होती है स्टैट्यूटरी बॉडी और एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो RBI आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्यों, क्योंकि एक एक्ट के अंडर वो क्या हुई है, एग्जिस्टेंस में आई है। तो उसी तरह से हमारा जो SBI है वो भी क्या होगा, एक स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि जो SBI है इट ऑल्सो केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर SBI एक्ट 1955, और इसके 92% जो शेयर है वो किसके पास है, RBI के पास। तो इसलिए अब आप समझ सकते होंगे कि SBI का इतना सिग्निफिकेंस क्यों है। लाइक पंजाब नेशनल बैंक्स एंड यूको बैंक, SBI इज ऑल्सो अ पब्लिक सेक्टर बैंक, बट स्टिल we see a major significance of SBI। लाइक आपके जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, उनके अकाउंट्स देखना, सबके मैक्सिमम के SBI में बने होंगे, या फिर किसी भी चीज़ के लिए SBI को ज़्यादा प्रेफर क्यों कहा जाता है, या SBI को ही सिर्फ एक सरकारी बैंक इस वाले व्यू से क्यों देखा जाता है। तो इसका रीज़न यही है कि जो 92% ऑफ द शेयर्स हैं वो कौन होल्ड करता है, वो RBI होल्ड करता है। यानी कि RBI के द्वारा जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाएगी उनका क्या होगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ पे दिखेगा, SBI बैंक में दिखेगा, राइट। फिर आता है आपका द गवर्नमेंट फर्दर नेशनलाइज्ड पार्शियली 8 मोर प्राइवेट बैंक्स वाया द SBI एसोसिएट्स एक्ट 1959 एंड नेम देम एज द एसोसिएट्स ऑफ द SBI। द RBI हैड acquired 92% stake in them as well। तो देयर वर 8 सब्सिडरीज ऑफ SBI जिनको नेशनलाइज किया गया था 1959 में, ठीक है, और उन्हें SBI की सब्सिडरी के नाम से ही जाना जाता था, ठीक है। अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो देयर इज़ नो सब्सिडरी ऑफ SBI, ठीक है। 2017 में ही बहुत ज़्यादा मर्जर हुआ था, और उससे पहले भी काफ़ी सारी जो सब्सिडरीज़ थी वो मर्ज हो चुकी थी SBI में। ये चीज़ हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको क्या ध्यान में रखना है कि आफ्टर 1955 एक्ट क्या हुआ था, 1959 में एक और एक्ट आया विच वाज एसोसिएट टू SBI एक्ट, और उसके अंडर क्या किया गया, 8 सब्सिडरी कंपनीज़ को, या फिर आप बोल सकते हो प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। और उन बैंक्स ने भी RBI ने क्या कर लिया, 92% स्टेक खरीद लिए, यानी कि 92% शेयर्स का मालिक कौन था, RBI। तो अब आप समझिए इसकी क्रोनोलॉजी कि किस तरह से ये नेशनलाइजेशन का प्रोसेस बिगिन हुआ। तो अगर हम बात करें सबसे पहले 1955 में SBI एक्ट आया, और जिसके अंतर्गत क्या किया गया कि आपका जो इम्पीरियल बैंक्स हैं उनको नेशनलाइज कर दिया गया, और उसका नाम क्या हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। फिर 1959 में क्या हुआ, 7 सब्सिडरीज नेशनलाइज्ड एंड एसोसिएटेड विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दीज वर नॉट 7, दीज वर 8 then, because the Bank of Bikaner and the State Bank of Jaipur were not द सेम, ठीक है। पहले क्या था, जो ये स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर है और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर है, दे वर वर्किंग इंडिपेंडेंटली, ठीक है। आपका जो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर है ये एस्टेब्लिश हुआ था 1944 में, और आपका जो स्टेट बैंक ऑफ जयपुर है इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1943। फिर 1963 में ये दोनों बैंक्स आपस में मर्ज हो गए और ये बन गया स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। और जबकि जो ये 1959 में इनको एसोसिएट्स इनका
बनाना एसबीआई का वो हो चुका है 1959 में। तो जिस दौरान इन एसोसिएट्स बैंक्स को क्या किया गया था, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सब्सिडरी बनाया गया था या नेशनलाइजेशन किया गया था, देन दीज टू बैंक्स वर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये अलग अलग बैंक्स थे। तो आपके क्या हो गए, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर इन जयपुर, फिर आपका स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, फिर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंदौर जो कि 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया। फिर आपका आता है स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, फिर स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और फिर स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र जिसको कि 2008 में एसबीआई में मर्ज कर दिया गया था। और फिर आपका आता है स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवेंकोर, राइट। तो दीज वर द 8 सब्सिडरीज देन, ठीक है। और बाद में क्या हुआ, 1963 में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड स्टेट बैंक ऑफ जयपुर वर मर्ज्ड और ये आपके बन के आए स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर इन 1963। ठीक है, तो आपके जो ये सब्सिडरी बैंक एक्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी बैंक एक्ट, ये एग्जिस्टेंस में आया था 1959 में। तो आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे आरबीआई एक्ट आया 1934 में, फिर बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट आया 1949 में, फिर एसबीआई एक्ट आया 1955 में। तो इस तरह से क्या होता है कि आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आपको इनका डेट्स याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, 2017 में एक और मर्जर हुआ जिसमें क्या था कि आपके, क्योंकि 2008 और 2010 में ऑलरेडी क्या थे कि स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र एंड स्टेट बैंक ऑफ इंदौर तो हो चुके थे मर्ज, राइट। तो अब आपके पास कितने बचे थे, 5 बैंक्स, 5 मोर बैंक्स जो कि क्या थे, सब्सिडरी थे एसबीआई के। लेकिन 2017 में क्या हुआ, एक और मर्जर हुआ जिसमें ये जो 5 सब्सिडरीज हैं इनको भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया। तो ये थे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर इन जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवेंकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। और इन्हीं 5 बैंक्स के साथ, इन्हीं 5 एसोसिएट्स बैंक के साथ, या फिर आप कह सकते हो कि एसबीआई की सब्सिडरी बैंक्स के साथ एक और बैंक मर्ज किया गया था एसबीआई में, एंड दैट वाज भारतीय महिला बैंक। तो यानी कि 2017 से एसबीआई कैसे काम कर रहा है, एक नॉन बैंकिंग सब्सिडरी के अकॉर्डिंग, मतलब कोई भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन क्या है, अब एसबीआई का सब्सिडरी नहीं है। तो इस तरह से ये फंक्शन कर रहा है। अब अगर हम बात करें करंट सिचुएशन की, तो करंटली क्या है कि सबसे पहले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ एन इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्टैट्यूटरी बॉडी। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, राइट, कि ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और क्यों, क्योंकि इट केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर द एसबीआई एक्ट 1955, राइट। तो जो भी आपकी कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी बॉडी जो किसी एक्ट के अंतर्गत एग्जिस्टेंस में आती है उसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। इट इज़ अ गवर्नमेंट कोऑपरेशन स्टैट्यूटरी बॉडी, हेडक्वार्टर इन मुंबई, महाराष्ट्र। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है, जो कि महाराष्ट्र में है। एसबीआई इज रैंक्ड एज 236 in the Fortune Global 500 list of the world's biggest corporation of 2019। तो अगर हम 2019 की बात करें तो वर्ल्ड की मतलब 500 बिगेस्ट कॉरपोरेशंस में से अगर हम बात करें एसबीआई की, तो इसका जो पोजीशन है दैट इज़ 236। और अभी 2020 में ही क्या है, आपको पता है कि येस बैंक वाला क्राइसिस हुआ था, ठीक है। येस बैंक जो बैंक था वो बिल्कुल डूब गया समझो, राइट। तो ऑन मार्च 2020 क्या हुआ कि एसबीआई ने क्या किए, अपने 7,250 करोड़ इन्वेस्ट किए इस प्राइवेट सेक्टर बैंक में, राइट। और इसके क्या कर लिए, 49% स्टेक का कैपिटल ओनर बन गया। कौन, एसबीआई। किसके, येस बैंक के, राइट। तो एसबीआई येस बैंक को उभारने के लिए, क्योंकि येस बैंक में क्या है, भले ही ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है लेकिन येस बैंक में पब्लिक का पैसा है, और पब्लिक का क्या होना चाहिए, बैंकिंग सिस्टम को लेके फेथ बना रहना चाहिए। अदरवाइज लोग क्या होंगे, लोग कतराएंगे बैंक्स में अपना पैसा देने के लिए, विच इज़ नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। तो
आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए एसबीआई ने क्या किया, इसमें इन्फ्यूज कर दिए, मतलब इसमें इन्वेस्ट किया 7,250 करोड़ का, और 49% के जो स्टेक्स थे वो खरीद लिए, विच वॉज द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द येस बैंक। ठीक है, कि इसको जो मतलब डूबने के बाद या जो भी इसके जो क्राइसिस हुए। तो दिस वॉज इट अबाउट एसबीआई। तो अगर आप कुछ पर्टिकुलर कोई वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। प्लस अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है इन पे बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में। और प्लस अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये पूरा ही लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डेट्स याद रखने हैं, क्रोनोलॉजी याद रखनी है और हर एक चीज़ को अच्छे से मेमोराइज करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।